साइड गया ना, केंद्र शासित भी रुक जाते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है संसद वाले में, मतलब विधानमंडल वाले में एक टॉपिक रह गया है, तो कॉमन है विधानमंडल में और संसद से दोनों में होता है, तो उसको देख लेते हैं। पहले वाले आ जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे संसदीय कार्य। ये कार्य, ये हमारे टॉपिक रह गए हैं, ये हमारे राज्यों में और केंद्र में दोनों में होता है। राज्यों का मतलब क्या हो गया, हमारे राज्य के विधानमंडल, और केंद्र का मतलब हो गया संसद। तो संसद में भी और राज्य के विधानमंडल में भी दोनों जगहों पर ये कार्य लगभग सेम होते हैं, इसको कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग सिर्फ रिलेशंस करेंगे। चलो संसदीय कार्यों में सबसे मेन चीज पहले वाले क्या करते हैं, संसद के सत्र, ये सत्र हमारे जैसे संसद के सत्र संसद में होते हैं, वैसे सत्र कहाँ होते हैं, राज्य विधानमंडल में होते हैं। बस आर्टिकल आपको अलग अलग चेंज हो जाएंगे। आर्टिकल एक कौन सा ध्यान रखना है, 85, ठीक है। एक आर्टिकल हो जाएगा हमारा 85 और 85 में 89 जोड़ो कितने हो गए, 174, नहीं है। तो आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174, 85 की अगर बात करें तो ये संसद के सत्र की बात करता है, और 174 ये राज्य विधानमंडल के सत्र की बात करता है, राज्य विधानमंडल। तो आर्टिकल खाली चेंज है, बाकी चीजें हमारी सेम है। यानी कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा का विघटन करते हैं, लोकसभा का विघटन करते हैं। ये तीन कार्य राष्ट्रपति करते हैं संसद से संबंधित। और संसद के अपने सत्र के संबंध में आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 85। यही बात राज्य विधानमंडल के संबंध में कौन से आर्टिकल में है, 174 में देगी। यहाँ पे कहा गया है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और क्या करेंगे, विधानसभा का विघटन करते हैं, ठीक है। ये तीनों काम कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। यही पे आपको एक काम को बताया था, वो कौन सा था, सदन को स्थगित करना, स्थगित करना। स्थगित करने का अधिकार किसके पास बताया था आपको, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और लोकसभा का विघटन करते हैं। ऐसे अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल क्या करते हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को सत्र को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं और विधानसभा का विघटन करते हैं। शब्द नए तो नहीं लग रहे, ये तो पहले बता चुके हैं। सत्र आहूत करने का मतलब क्या होता है, मीटिंग को बुलाना, ठीक है, और सत्रावसान करना, उस मीटिंग का समापन करना, ठीक है। और लोग विधानसभा या लोकसभा का विघटन करना, सदन का समापन करना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे दोनों आर्टिकल्स आपको ध्यान रखने हैं। केंद्र का आर्टिकल कौन सा है, 85 और राज्य का आर्टिकल कौन सा है, 174। अगला पॉइंट होता है, जैसे मान लिया जब भी राष्ट्रपति ये काम करेंगे या फिर जब भी राज्यपाल ये काम करेंगे, तो ये जितने भी काम होते हैं ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार में नहीं आते, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह। चाहे राज्य में राज्यपाल की बात करें, चाहे केंद्र में राष्ट्रपति की बात करें, ये दोनों ही लोग ऐसे जो भी काम करेंगे किसकी सलाह पर करेंगे, मंत्री परिषद की सलाह पर करेंगे। इतना पॉइंट आपको याद रखना। अब केंद्र में जब लोकसभा का विघटन होता है, तो लोकसभा का विघटन का उस सदन के विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको एक चीज होगी, जो प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा वही प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। मतलब विघटन हो गया और कोई हमारा विधेयक वगैरह चर्चा में है, कोई प्रस्ताव वगैरह चर्चा में है, तो उस प्रस्ताव का क्या होता है, इसको भी देखना, ठीक। तो ये तीन काम कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ये तीन काम कौन करेंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन सा आर्टिकल दिया गया है, 174, और राष्ट्रपति को कौन सा आर्टिकल दिया गया है, 85। क्लियर है, देखिए आप देखिए, दो पॉइंट इसको लिख लो, तब आगे बढ़ो। पहले मेन हेडिंग करो संसदीय कार्य, मेन हेडिंग करो संसदीय कार्य, मेन हेडिंग करो संसदीय कार्य।
इसमें लिखो पहला पॉइंट, अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के सत्र को, संसद के दोनों सदनों के सत्र को आहूत करते हैं, आहूत, मेरे पास आहूत करते हैं, आहूत का मतलब बुलाना, आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, संसद के दोनों सत्रों के सत्रों को आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, सत्र का अवसान, सत्र की समाप्ति, सत्रावसान करते हैं, एवं लोकसभा का, एवं लोकसभा का विघटन करते हैं, एवं लोकसभा का विघटन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल, अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल दोनों सदनों, दोनों सदनों या एक सदन, दोनों सदनों या एक सदन, इसका मतलब ये हुआ जहां पर दो सदनीय व्यवस्था है वहां पर दोनों सदन, और जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है वहां पर एक सदन, दोनों सदनों या एक सदन के सत्रों को, के सत्रों को आहूत करते हैं, आहूत करते हैं, सत्रावसान करते हैं, सत्रावसान करते हैं, और विधानसभा का, और विधानसभा का विघटन करते हैं, विधानसभा का विघटन करते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगला पॉइंट, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सत्र से संबंधित, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सत्र से संबंधित ये शक्तियां, सत्र से संबंधित ये शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह, संसद के सत्र से संबंधित ये शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन होती है। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल की संसद और राज्य विधानमंडल के सत्र से संबंधित शक्तियां होती हैं। अब ये सत्र पहले देख लेते हैं कि सत्र हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जितने भी हमारे सत्र होते हैं, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की बात करें, व्यवस्था सेम चलती है। 3 प्रकार के हमारे सत्र होते हैं, 3 हमारे सत्र होते हैं, और इनकी सामान्य कार्यविधि जो होती है उनको दे देते हैं, पहले फिक्स नहीं होता कि यही कार्य होने देंगे। देखो सबसे पहले सत्र की बात करें, पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र, संसद का या राज्य विधानमंडल का, मतलब पहला संसद को अगर बेस मान ले तो संसद का पहला सत्र कौन सा होता है, बजट सत्र। संसद का दूसरा सत्र कौन सा होगा, मानसून सत्र, और संसद का तीसरा सत्र कौन सा रहेगा, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन
सत्र। ऐसे करके 3 प्रकार की हमारी मीटिंग चलती है संसद में। पहली मीटिंग क्या कहलाती है? बजट सत्र। दूसरी क्या कहलाती है? मानसून सत्र। और तीसरी क्या कहलाती है? शीतकालीन सत्र। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया होती है 1 साल में कंप्लीट होती है। सत्र हमारे 1 साल में कंप्लीट होते हैं। 1 साल यानी कि 12 माह की ये पूरी प्रक्रिया होती है। एक सामान्य तौर पे बजट सत्र कितने महीने का? 4 महीने का। मानसून सत्र कितने महीने का? 3 महीने का। और शीतकालीन सत्र कितने महीने का? 2 महीने का। ठीक है, ऐसे करना। सामान्य अवधि रखिए 4 महीने, 3 महीने और 2 महीने। कितने हो? 4 3 7 2 9, बचे 3 महीने। हर सत्र के बाद 1 महीने की रेखी संसद में छुट्टी। ठीक है, बजट सत्र की बात करें, ये सामान्यतः हमारा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने का हमारा कौन सा सत्र रहता है? बजट सत्र रहता है। इसके बाद जून में पड़ जाती है छुट्टी। जून में संसद में कार्य नहीं। सामान्य अवधि की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत समय आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो जून में ये महीने की क्या हो जाती है? छुट्टी हो जाती है। इसके बाद देखो जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में कौन सा सत्र चलता है? मानसून सत्र चलता है। सितंबर के अक्टूबर में फिर से क्या हो जाती है? छुट्टी बढ़ जाती है अक्टूबर में। इसके बाद देखो नवंबर और दिसंबर, इन 2 महीनों में कौन सा सत्र चलता है? शीतकालीन सत्र चलता है। इसके बाद जनवरी में पड़ जाती है छुट्टी और इसके फरवरी से फिर से कौन सा सत्र स्टार्ट हो जाता है? बजट सत्र। ठीक है, इस तरीके से पहला सत्र 4 महीने, दूसरा सत्र 3 महीने, तीसरा सत्र 2 महीने, ऐसे करके चलता है। आप इनको याद करने के लिए ऐसे ध्यान रखो कि सबसे पहले हम देखते हैं फरवरी में हमारा बजट आता है। ठीक है, तो पहला सत्र कौन सा हो गया? बजट सत्र हो गया। फिर भारत में कौन सा क्या आता है? मानसून आ जाता है। फिर जून में हमारे मानसून आ जाता है। तो दूसरा सत्र कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? मानसून सत्र। और जैसे ही मानसून सत्र समाप्त होता है क्या आ जाता है? शीत यानी कि ठंडा जाती है। तो तीसरा सत्र कौन सा हो गया? शीतकालीन सत्र। ऐसे 3 सत्र हमारे संसद में चलते हैं। पहला कौन सा है? बजट सत्र। दूसरा कौन सा है? मानसून सत्र। और तीसरा कौन सा है? शीतकालीन सत्र। सामान्य तौर पे हमने बीच में एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र की शुरुआत को लेकर गैप कितना दिया है? 1 महीने। ठीक है, 1 महीने का। अगर एक सत्र समाप्त हुआ है और दूसरा सत्र जब बुलाया जाएगा तो एक मैक्सिमम गैप कितने महीने का हो सकता है? 6 महीने। मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। तभी हम लोग एक बार क्वेश्चन आया था कि 2 मतलब 1 साल में कितने सत्र मैक्सिमम करवा सकते हैं? 2 करवा सकते हैं। क्योंकि जब एक सत्र हुआ तो हमारे 4 महीने ये चला, फिर 6 महीने का गैप ले लिया, तो दूसरा आया सत्र, तो 4 और 6 10, और दूसरा महीना जब तक समाप्त होगा तीसरा सत्र बुलाएंगे तब तक सब हो जाएगा समाप्त। कितने करा सकते हैं? 2 तो कराने ही कराने, 2 तो रहेंगे। फिलहाल तो कितने रहते हैं हमारे? 3 सत्र। पहला कौन सा? बजट सत्र। दूसरा कौन सा? मानसून सत्र। और तीसरा कौन सा? शीतकालीन सत्र। तीनों यही बजट है और 17 तीनों का यही क्रम। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाई चांस वाले को, वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। दूसरा सत्र कौन सा होता है? मानसून सत्र। और तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन। ठीक है, अभी देखो महीना कौन सा चल रहा है? अगस्त चल रहा है। ठीक है, अगस्त में देखो कौन सा हमारा सत्र चल रहा है? ठीक है, मानसून सत्र चल रहा है। अभी शायद इसी महीने की लास्ट में ही ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये भी थोड़ा आगे पीछे पिछले कभी सितंबर तक भी जा सकता है। एक सामान्य बिंदु ले लेते हैं कि इतने समय तक कैसे करके हमारे सामान्यतः ये सब हमारे चलते हैं। याद रखें कैसे करते? तीनों। तो तीनों का आपसे क्रम पूछा जाए, पहला कौन सा है? बजट। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? और सामान्यतः समय अगर पूछा जाए 4 3 2। ठीक है, उल्टी गिनती आप कर दो। 4 3 2 कितने हो गए? 9 हो गए। बीच में 1 महीने का हो गया गैप। मैक्सिमम गैप पूछा जाए कितना हो सकता है? 6 महीने का गैप हो सकता है। 6 महीने से ज्यादा गैप किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता। एक सत्र समाप्त होगा और दूसरा सत्र अगर बुलाया जाएगा तो बीच में जो अधिकतम गैप की समय अवधि होगी वो कितनी होगी? 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर? नोट कर लो इसको। ऐसे देखो, संसद के सत्र, संसद के सत्र यही हमारे विधानमंडल में भी चलते हैं। इसी को संसद के सत्र। पहला पॉइंट, संसद में सामान्यतः 3 सत्र। संसद में सामान्यतः 3 सत्र
आयोजित किए जाते हैं संसद में सामान्यतः, संसद में सामान्यतः 3 सत्र ऐसे होते हैं। सामान्यतः, सामान्यतः, सामान्यतः 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। नंबर 1 बजट सत्र, नंबर 1 बजट सत्र, समय लिखो फरवरी से मई, फरवरी मार्च अप्रैल मई, फरवरी से मई। अगला मानसून सत्र, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। जून में हमारे मानसून आ जाता है, जून में मानसून आ जाता है तो जुलाई में मानसून सत्र स्टार्ट होता है, सामान्यतः जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। नाम क्या रखते हैं इसका? मानसून सत्र। ठीक है, तीसरा लिखो शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं। जितने भी संसद के कार्यकलाप होते हैं सब इसी सत्र के दौरान ही होंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा। अब मान लिया समय जून का है, ठीक है, समय जून का है, जून में क्या चल रही है? छुट्टी चल रही है। तो संसद में अगर जून में छुट्टी चल रही है और कोई काम धाम तो हो नहीं रहा है, अचानक कुछ जो है दिक्कत आ जाए, कोई सी दिक्कत आ गई, कानून वगैरह की कोई दिक्कत आ गई, तो क्या किया जाएगा? अध्यादेश लाएगा। कौन लाएगा? राष्ट्रपति। आर्टिकल बता दो कौन सा? 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश को अगर संसद के द्वारा पारित न किया जाए तो कितने समय तक अध्यादेश बनाएगा? 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह तक ये अध्यादेश बनाएगा। अगर कई बार इसमें कंफ्यूजन हुआ है, 6 माह या 6 सप्ताह में कंफ्यूज हो जाएगा तो 6 सप्ताह ऐसे करके स्लैश लगाकर उसको 1.5 महीना जाता है, 1.5 महीना। एग्जाम में 1.5 महीना लिखा वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक याद करने के तौर पे क्योंकि 6 सप्ताह लगभग लगभग कितने होते हैं? 1.5 महीना होता है। ठीक है, तो अध्यादेश को अगर आपको 1.5 महीना करके याद करोगे तब भी एक केस कर दोगे, 1.5 महीने 6 सप्ताह होते हैं। ठीक है, फिर मान लिया आपको क्वेश्चन आया कि सब अध्यादेश कितने समय तक जीवित रहता है, उससे पहला विकल्प मिल गया था 6 माह, ठीक, दूसरा विकल्प मिल गया था 6 सप्ताह, चौथा विकल्प मिल गया, तीसरा विकल्प मिल गया 4 माह और चौथा विकल्प मिल गया ऐसे 14 ये मिल गया ऐसे। तो 4 विकल्प मिल गया, उससे पहले कितने समय तक अध्यादेश जीवित रहता है? और आपको 6 खाली ध्यान है, ये 6 तो है, ये ध्यान महामारी के सप्ताह है। कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो वहीं पे अगर 6 सप्ताह की जगह 1.5 महीना भी ध्यान रखोगे तब 1.5 महीने में से 1.5 महीना पूछा नहीं आ रहा, 1.5 महीने कितना समय निकल गया? 6 महीने, 6 सप्ताह निकल गया, कितना निकल गया? 6 सप्ताह निकल गया। आंसर लगा। ठीक है, मतलब किसी का अल्टरनेटिव के तौर पे कोई चीज याद कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो हमेशा। देखो हम जहाँ जहाँ कंफ्यूज रहते थे हमेशा से वहाँ पे आपको बता देते कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती, जरूरी नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो ही कि ना ये कौन से कंफ्यूजन वाली चीज 6 सप्ताह 6 माह को करके हम आपको नहीं बता रहे। जहाँ पे हम कंफ्यूज रहते थे वहाँ पे आपको बता देते कि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, तो वो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे उसका भी आपको बता देते। जरूरी नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो ही, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देते हैं। तो 6 सप्ताह के साथ साथ कौन सा समय ध्यान रखो? 1.5 महीना का। जब भी कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा 1.5 महीना आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, मिलेगा ही नहीं 1.5 महीना नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप 1.5 महीना के आधार पर 6 सप्ताह का समय लिखा। एक महीने कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। 1.5 महीने कितने होते हैं? 6 सप्ताह होते हैं। ये सब समय के लिए बता दो जरा कौन कौन से कहाँ पर है? 6 माह कहाँ पर की होती है? 6 माह की समय कहाँ पर होती है? हाँ, वो भी 6 माह आओ। हाँ, 6 माह तक बिना संसद का सदस्य रहे कोई व्यक्ति मंत्री रह सकता है। और हाँ, और कहाँ पर? कौन से? संसद मंत्री वाला। हाँ, संसद, हाँ ये कह सकते संसद का अगर सत्र बुलाने का मैक्सिमम पीरियड कितना? 6 महीने नहीं लिखा हुआ, और हमको इसका जो बोर्ड में लिखा हुआ नहीं है जो अभी तक आ चुका है। एक आपके कौन सकता है?
मंत्री वाला कि बिना संसद का सदस्य रहे 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। एक तो ये आपने बता दिया। दूसरा ये बता दिया कि मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। और कोई बताओ, अरे कानून से रिलेटेड कुछ बता दो, कोई कानून विधेयक वगैरह इसमें कुछ है कहीं पे? 6 माह 6 सप्ताह या 6 माह कुछ 6 माह कहाँ पर है? हाँ सही है ये बात, किसी की आई ये बात है हाँ हाँ 6 माह तक मेरा आवाज आई, किसी ने भी आवाज आई, आवाज आई किसी और की राज्यसभा किसी की आवाज आई, किसने बताया? अच्छा आप तो हमें काहे बताते हैं? आंसर सही हो, देखो आंसर सही हुआ अगर क्या गलत को बताया करो, उससे आपको अपने को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने जो मैंने बताया तो 6 महीने तक उसको क्या कर सकती है राज्यसभा, रोक सकती है। 6 सप्ताह ये हो गया, 4 महीना होता, 4 महीना कहाँ पे आ जाएगा? 4 महीना कहीं पे आया, कहाँ पे आ जाएगा? कौन सा? हाँ साधारण विधेयक को कौन कहाँ पर आया? किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद मैक्सिमम 4 माह तक रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने। 14 दिन बताओ कहाँ पे आया? तो कई जगह पे आया। 14 दिन चुनाई के लिए अब किसी धन विधेयक को भी राज्यसभा या विधान परिषद में रोक सकती है। ये सब कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है, ये चीजें हो गई। ये हमारी हो गई विधेयक से विधानमंडल के सत्र से संबंधित। एक पॉइंट निकाला, लिखो अगला पॉइंट लिखो। दो सत्रों के बीच में दो नए पॉइंट बना के लिख लो, उसी में लिख लिया। दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल, 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अंतराल गैप 6 माह का हो सकता है। अधिकतम अंतराल या गैप 6 माह का हो सकता है। मतलब एक सत्र समाप्त हो रहा है और दूसरा सत्र बुलाना है, तो इस बुलाने की अवधि मैक्सिमम 6 महीने होगी। 6 महीने के अंदर दूसरा सत्र बुलाना पड़ेगा। ठीक, एक तो ये हो गया। और देख लेते हैं आप संसद में ही, और देखो क्या क्या जाता है संसद है विधानमंडल में। अब देखो मान लिया अगर लोकसभा विघटित हो गई, केंद्र का ये लोग एग्जांपल ले लेते हैं, सिस्टम केंद्र और राज्य में सेम ही है। मान लिया हमने लोकसभा का विघटन हो गया, तो लोकसभा के विघटन का संसदीय प्रस्ताव एवं विधेयकों पर प्रभाव कि अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तो जितने भी हमारे क्वेश्चन से प्रस्ताव चर्चा में है उनका क्या होगा, और जो भी विधेयक चर्चा में उनका क्या होगा। तो जब भी ये हमारा सदन कौन सा है, राज्यसभा, और दूसरा सदन कौन सा है, लोकसभा, और तीसरा कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति। इन्हीं से 3 से मिलकर क्या बन रही है हमारी संसद बन रही है। कोई भी प्रस्ताव अगर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में आ सकता है, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं दोनों आते हैं, कुछ प्रस्ताव केवल लोकसभा में आते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव दोनों जगह आएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव बताया, हनन प्रस्ताव क्या होता है, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बताया क्या होता है? नहीं वो तो रिजर्व हो जाएगा, वो चीज अलग होती है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव संसद में बताया था, अलग अलग तरीके के प्रस्ताव बताए थे। अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ऐसे कई प्रस्ताव आए थे। अविश्वास प्रस्ताव को छोड़ के बाकी कोई प्रस्ताव बता दो, अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर बाकी कोई भी प्रस्ताव बता दो। पढ़ना पढ़ के आओ। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास विश्वास को छोड़, वो तो अपोजिट है दूसरे, उनको छोड़ के बाकी किसी भी प्रस्ताव के बारे में ये पढ़ा, कौन सा कटौती प्रस्ताव होता है, इनके बारे में बता दो। जो हमने बताए उनके बारे में बता दो। निंदा प्रस्ताव के बारे में बताओ। हाँ कहाँ आता है निंदा प्रस्ताव? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में आ सकता है नहीं आ सकता? पन्ना पलट के आओ, पन्ना पलटोगे तभी काम चलेगा। अब ये चीज देखो घूम के फिर से आ रही है। हमने बताया था केंद्र वाला ढंग से पढ़ो, राज्य वाले वही चीज आएगी, अलग से नहीं है। और केंद्र का नहीं पढ़ के आओगे तो राज्य का खुद से रिपीट करवाना पड़ेगा, और खुद से रिपीट करवाने में आपको पता है समझ थोड़ा सा कम है।
जितना अपने आप हम लोग पढ़ के आओगे उतना समय ज़्यादा मिल जाएगा हम लोग को। जितना समय ज़्यादा मिल जाएगा तो ज़्यादा पढ़ लेंगे भाई, समय ज़्यादा मिले हम लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे चीज़ हमको। तो घर पे अपना पढ़ना पढ़ के जरूर देखिए। ये देखो निंदा प्रस्ताव को बताया था, निंदा प्रस्ताव का केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता। ठीक है, अगर किसी एक मंत्री के कार्य की निंदा करनी है तो निंदा प्रस्ताव आ जाए। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार को क्या करना पड़ता है, विश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा। अब विश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की साइन होनी चाहिए, केवल लोकसभा में आता है। और पारित हो गया तो पारित हो गया अगर विश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाएगी। और निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा, सरकार नहीं गिरेगी तो विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसको कहते हैं, किसी मुद्दे पर ध्यानाकर्षण करने के लिए कब ध्यानाकर्षण सीधे ध्यान आकर्षण करना, संधि विच्छेद ना करो, इसी बताओ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, कब बताओ। हाँ वो नियम भी कई होते हैं, नियम क्या लागू ला सकते हैं। और कोई थोड़ा सा ठोस आधार बताओ किस तरीके से ध्यान आकर्षित करें। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इनकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए कोरम होता है। कोरम बताया था, कोरम न्यूनतम सदस्य संख्या। अगर किसी समय कोरम पूरा ना हो और कार्यवाही चल रही है, ऐसे में तुरंत कोई व्यक्ति क्या करे, गिनेगा जब कितने लोग आए, कोरम नहीं हो रहा है तो हाथ उठा के करेगा ध्यान आकर्षण कि हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि कोरम संख्या पूरी नहीं हो रही, कार्यवाही को क्या कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। बता दें कि हमने तो विशेष और विशेषाधिकार हम लोग प्रस्ताव बुलाते हैं तो क्या था, अगर किसी मंत्री ने गलत सूचना दे दी है, ठीक है, कोई डाटा मांगा कुछ और गलत सूचना दे दी, इससे वो सांसद के विशेषाधिकार में उल्लंघन हुआ, ऐसे मंत्री के खिलाफ कौन सा प्रस्ताव आएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव आएगा। ऐसे जितने भी प्रस्ताव होते हैं, जितने भी प्रस्ताव होते हैं, अगर लोकसभा भंग हो गई तो प्रस्ताव खत्म। ठीक है, जितने भी प्रस्ताव हो, चाहे कोई सा प्रस्ताव हो, अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो सभी प्रस्ताव क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन विधेयकों के मामले में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लिया कोई विधेयक है, कोई हमारा विधेयक है, अगर कोई विधेयक ऐसा है जिसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, लोकसभा में हुई थी, ठीक है, जिसकी शुरुआत लोकसभा में हुई थी, अब वो विधेयक राज्यसभा में पहुंचा और राज्यसभा में पेंडिंग है। ठीक है, कोई विधेयक लोकसभा में शुरुआत हुई थी और वो विधेयक कहाँ पहुंच गया, राज्यसभा में पहुंच गया और वो विधेयक पेंडिंग है। ऐसी सिचुएशन में अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो विधेयक हो जाएगा समाप्त। ठीक है, ऐसे अगर समझो कि राज्यसभा क्या है, राज्यसभा पानी का गिलास है, ठीक है, और लोकसभा क्या है, लोकसभा शराब का गिलास है। चाहे शराब पानी में गिरे, चाहे पानी शराब में गिरे, ठीक है, पीने लायक रहेगा पानी, नहीं रहेगा। तो ये विधेयक क्या है, ये विधेयक पानी में है, ये विधेयक क्या है, ये विधेयक पानी है। ये अगर जब तक केवल पानी पानी में है तब तक किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें जरा सी भी शराब मिल गई, ठीक है, तो ये पीने लायक नहीं है, ऐसे करके समझो। ठीक है, तो अगर इस विधेयक पर जरा भी प्रभाव लोकसभा का पड़ गया और लोकसभा विघटित हो गई तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या देखो कैसे करके, मान लिया कोई विधेयक की शुरुआत कहाँ हुई थी, लोकसभा में हुई थी, ठीक, अब ये विधेयक पेंडिंग कहाँ है, राज्यसभा में है, लोकसभा हो गई विघटित, तो लोकसभा का प्रभाव पड़ा विधेयक पर, नहीं पड़ा, पड़ गया तो विधेयक बचा रहेगा, समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, विधेयक समाप्त हो जाएगा। दूसरी मान लिया इस विधेयक की शुरुआत कहाँ हुई थी, राज्यसभा में हुई थी, विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई थी और लोकसभा में पेंडिंग है, इसमें चर्चा चल रही, वोटिंग वगैरह हो रही है, राष्ट्रपति के पास गया नहीं है, यहाँ पर पेंडिंग है, क्या कह सकते हैं, वोटिंग हो गई है, वोटिंग हो गई, राष्ट्रपति के पास भेजा नहीं है। ये बताओ लोकसभा का प्रभाव पड़ा विधेयक में, नहीं पड़ा, पड़ गया, तो अभी विधेयक समाप्त हो जाएगा, ये चुकंदर बना रहेगा, समाप्त हो जाएगा, ये विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जरा सा भी लोकसभा का प्रभाव पड़ा तो विधेयक खत्म, क्योंकि लोकसभा को ऐसे मानो लोकसभा क्या है, शराब है, ठीक है, लोकसभा शराब है, चाहे पानी में पड़े चाहे पानी शराब में पड़े, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पीने लायक नहीं रहेगा, ऐसे करके समझो। तो विधेयक हमारा अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा से पारित हुआ था, लोकसभा विघटित हो गई तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई थी और लोकसभा में पेंडिंग है, ये वोटिंग हो गई है, ऐसी सिचुएशन में विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, और सिचुएशन अगली समझो, मान लिया उस विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई थी और राज्यसभा में ये भी पेंडिंग है,
ठीक है, यहाँ पे विधेयक लाया गया है, अभी विधेयक पर चर्चा चल रही है, इसी दौरान लोकसभा का हो गया विघटन। ठीक है, लोकसभा का विघटन हो गया। अब बताओ विधेयक समाप्त होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? प्रभाव ही नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये तो अभी लोकसभा ने इसको देखा भी नहीं है लोकसभा में कि विधेयक है क्या। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? राज्यसभा में, और राज्यसभा में ही पेंडिंग है। ऐसे में लोकसभा के विघटन पर विधेयक बना। ठीक, क्लियर बात है। और देखो, मान लिया कोई विधेयक है, वो यहाँ से पारित हो गया, ठीक है, लोकसभा से भी पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। ठीक, वो विधेयक राष्ट्रपति के पास जब पहुंचा तो राष्ट्रपति ने क्या किया? उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है। ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। इस विधेयक पर फिर से पुनर्विचार करेंगे दोनों लोग भी। इस पुनर्विचार को करने से पहले ही अगर लोकसभा का विघटन हो जाए तब भी ये विधेयक बना रहेगा, ये विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस विधेयक को जिसने पारित किया था वो लोकसभा पूर्ण बहुमत में थी, हमने पारित किया था, तो ये विधेयक हमारा बना रहेगा अगर राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। आप इसे समझ लो, मान लिया कोई विधेयक राज्यसभा में आया और राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन इसकी शुरुआत लोकसभा में हुई, यहाँ से पारित हो चुका है, तो ऐसा विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई थी और लोकसभा में इसकी वोटिंग चल रही है या पेंडिंग है, कुछ भी है, ऐसे में विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा का जरा भी प्रभाव पड़ जाए तो विधेयक हो जाएगा समाप्त। ऐसे करके समझो। ठीक, तीसरी बात, अगर राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में शुरुआत हुई है और लोकसभा में भी गया ही नहीं है और लोकसभा विघटित हो गई है, ऐसे में विधेयक बना रहेगा, विधेयक समाप्त नहीं होगा। नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा उसको पारित करेगी। ठीक है, ये चीज। चौथा पॉइंट, राज्यसभा ने कोई विधेयक पारित किया, लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राष्ट्रपति के पास जब गया तो राष्ट्रपति ने सस्पेंस से वीटो कर दिया, उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, ये वाला विधेयक समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये किसने पारित किया था? ये उस लोकसभा ने पारित किया था जो पूरी तरीके से बहुमत में थी, उस समय पारित किया गया था, ये वाला विधेयक समाप्त नहीं होगा। ये बात क्लियर याद रखिए, कॉन्सेप्ट है, इतना ध्यान रखना है कि अगर लोकसभा का जरा भी प्रभाव पड़ गया इस वाली सिचुएशन को छोड़कर, अगर लोकसभा का जरा भी प्रभाव पड़ गया तो विधेयक हो जाएगा समाप्त। प्रस्ताव चाहे कैसा भी हो, प्रस्ताव अपने समाप्त हो जाएगा, चाहे राज्यसभा में लाया गया हो, चाहे लोकसभा में लाया गया हो, चाहे यहाँ से बात हुई वहां से कहीं भी हो, प्रस्ताव हो जाएगा समाप्त। और एक चीज आपको बताइए, जितने भी प्रस्ताव होते हैं सारे के सारे प्रस्ताव एक ही सत्र में पारित किए जाते हैं। कि अगर जैसे मान लिया महाभियोग का प्रस्ताव है, महाभियोग किस पे आता है? किस पे आता है? राष्ट्रपति बना था, आर्टिकल बता दो। 161 आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया बताइए। अगर महाभियोग लाया गया है तो एक ही सत्र में अगर प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ठीक, अगर ये सत्र समाप्त हो गया तो महाभियोग पारित नहीं हो पाया तो महाभियोग का प्रस्ताव हो जाएगा खारिज। जैसे आप लोग प्री मेंस इंटरव्यू, ठीक है, एक ही सत्र है, पूरा सत्र है, पूरे सत्र में आपको एक ही बार ये थोड़ी कि इस बार प्री लिखा देते हैं, अगली बार मेंस लिखा देंगे, फिर उससे तीसरी बार इंटरव्यू लिखा देंगे, ऐसा करेंगे क्या? ऐसा थोड़ी। लास्ट में भी अगर रह गए, ठीक है, लास्ट में रह गए इंटरव्यू में तो आएंगे ही सही। ठीक है, एक ही सत्र में पूरी प्रक्रिया होती है, बस यही होता है प्रस्ताव के साथ, एक ही सत्र में पूरी प्रक्रिया हुई। ऐसा नहीं है इस बार इच्छा अभी लोकसभा बहुमत है, पहले लोकसभा से प्रस्ताव पारित करा लेते हैं, साल भर में और राज्यसभा बहुमत आ जाएगा, राज्यसभा लेके आएंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। एक ही सत्र में ये पूरी प्रक्रिया पूरी होती है प्रस्ताव की। क्लियर है बात? तो इसको लोकसभा के विघटन का प्रस्ताव एवं विधेयकों पर प्रभाव, लोकसभा के विघटन का प्रस्ताव एवं विधेयकों पर प्रस्ताव, प्रभाव, लोकसभा के विघटन का प्रस्ताव एवं विधेयकों पर प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा? विधेयकों पर प्रभाव। इसमें देखो पहला पॉइंट, लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के विघटन पर लंबित सभी प्रस्ताव, लंबित पेंडिंग, ऐसे लंबित
लंबित सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाएंगे। लंबित सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाएंगे। लंबित सभी प्रस्ताव मोशंस सभी प्रस्ताव समाप्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट, यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर, यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो, अच्छा यही सिस्टम राज्य में भी आएगा, ठीक है। अब इससे यहाँ पर राज्य में जब पहुंचेंगे तो लोकसभा की जगह विधानसभा हो जाएगा, राज्यसभा की जगह विधान परिषद हो जाएगा, ठीक। यदि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, तो लोकसभा के विघटन पर ये समाप्त हो जाएगा। तो लोकसभा के विघटन पर ये समाप्त हो जाएगा। यदि किसी विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई हो, यदि किसी विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में हुई हो और लोकसभा में पेंडिंग हो, पेंडिंग मतलब लंबित, और लोकसभा में पेंडिंग हो, तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएंगे। लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उसकी शुरुआत चाहे कहीं हुई हो, चाहे लोकसभा में हुई हो, चाहे राज्यसभा में हुई हो, अगर लोकसभा ने उसको टच कर दिया, ठीक है, और लोकसभा भंग हो गई, तो ऐसे में वो विधेयक क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है, समाप्त हो जाएगा। मतलब इसको टच नहीं करना है। अगर लोकसभा ने टच कर दिया तो विधेयक क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो विधेयक उसके बाद उसको कंटिन्यू जारी नहीं रख सकते, नई लोकसभा आएगी तो उससे शुरुआत करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, राज्यसभा में शुरू किए गए ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में ही लंबित है, पेंडिंग, जो राज्यसभा में ही लंबित है, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। राज्यसभा में शुरू किए गए ऐसे विधेयक जो राज्यसभा में लंबित है, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा, ठीक है। होगा एक पॉइंट और चौथा पॉइंट, दोनों सदनों द्वारा पारित
कोई विधेयक, दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए, जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा हो, ऐसा विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर, ऐसा विधेयक भी लोकसभा के विघटन पर, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं लोकसभा के विघटन का प्रस्ताव विधेयकों पर क्या प्रभाव। प्रस्ताव तो सभी समाप्त हो जाते, कैसा भी प्रस्ताव सब समाप्त हो जाते। विधेयकों पर सीमित प्रभाव पड़ता है। अगर किसी विधेयक को लोकसभा ने टच कर दिया तो विधेयक समाप्त, अगर लोकसभा ने भी टच नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन में उस विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विधेयक कंटिन्यू जारी रहेगा, राज्यसभा अपना काम करेगी, नई लोकसभा चुनकर आएगी, तब नई लोकसभा को विधेयक द्वारा पहुंचाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो अगला इसके आगे और टॉपिक देख लेते हैं, संसदीय विशेषाधिकार। हमारा आगे का टॉपिक संसदीय विशेषाधिकार। एक सांसद को कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, और जो संसदीय विशेषाधिकार होते हैं, जो सांसदों को प्राप्त होते हैं, वही विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं, राज्यों के विधानमंडलों के सदस्यों को। तो अगला टॉपिक हमारा आ जाता है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं। सभी को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो संसद का अंग है उसको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हो। जैसे कि राष्ट्रपति की बात करें, संसद का अंग होता है, या राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, लेकिन उनको ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। ये देखो संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं, जितने भी सांसद होते हैं उनको प्राप्त होते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा, फिर भी सांसद होते हैं उनको सबको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और अगर बात करें कि जितने भी विधायक होते हैं, चाहे विधानसभा के हो चाहे विधान परिषद के, मतलब चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी, जितने सबको विधायक ही कहते हैं। ठीक है, तो चाहे एमएलए हो चाहे एमएलसी, उनको सबको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और देखो किसको प्राप्त होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। और किसको प्राप्त होते हैं, और हम लोग देखें महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, इसको भी हमारे सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, सिवाय वोटिंग के, वोट नहीं कर सकता है। ठीक है, इनके सब में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। इसके अलावा राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, इसको भी क्या होते हैं, संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। पदंतर ये होता है कि इनको राज्य वाले प्राप्त होते हैं, और मंत्री भी अगर राज्य के हैं तो राज्य वाले प्राप्त होंगे, बाकी सबको कौन से, केंद्र वाले प्राप्त होंगे। कहते सबको संसदीय विशेषाधिकार ही। ठीक, अब तो में अंतर क्या क्या होता है, जैसे सांसदों की अगर बात करें, सांसद जिस सदन का है, ठीक है, वो उसी सदन की कार्यवाही में बोल सकता है, भाग ले सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, मतदान कर सकता है। ठीक है, अगर लोकसभा का है तो अपने विशेषाधिकार कहाँ इस्तेमाल करेगा, लोकसभा में, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा। ठीक, यही चीज विधायकों पर लागू होती है, चाहे विधानसभा का हो विधानसभा में, और विधान परिषद का हो तो विधान परिषद में, लेकिन ये सीमा मंत्रियों पर लागू नहीं होती। ठीक है, मंत्रियों की अगर बात करें, मंत्री अपने संसदीय विशेषाधिकार दोनों सदनों में यूज करेंगे, केंद्र में होंगे तो संसद के दोनों सदनों में, और राज्य में होंगे तो राज्य के दोनों सदनों में। बस इनको ये थोड़ा सा अंतर होता है, वोटिंग राइट्स, मतलब जो मंत्री होते हैं ये वोट अपने ही सदन में करेंगे। ठीक है, मतलब इनको वोट देना है तो जिस सदन के मंत्री हैं उसी में वोट करेंगे, वोट ये दूसरे सदन में नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, कोई ऐसा मंत्री बताओ जो राज्यसभा से आपका कोई ध्यान है,
कोई ऐसा मंत्री ध्यान है तो राज्यसभा से आते हो? चलो ध्यान नहीं है, ऐसे मान लेते, ठीक है, आपने मान लिया कि चलो डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही मान लें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का मान लिया तो चलो नहीं है, पहले तो थे राजनाथ सिंह नहीं, वो तो लखनऊ लोकसभा से आते हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से, वो राज्यसभा से नहीं है। चलो इनका ले लेते हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ले लेते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ये कहाँ से आते थे? इनको पता है, आसाम राज्यसभा क्षेत्र से आते थे, लेकिन आसाम राज्यसभा के क्षेत्र से आते हैं तो चूंकि मंत्री तो वही है, ज्यादा जितने मंत्री सब बराबर है, कोई मंत्री अब ऊपर नीचे होता है, सब बराबर होते हैं, बस प्रधानमंत्री के मामले को क्या बोलते हैं? इक्वल अमॉन्ग, नहीं फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल, कि जो बराबर है उनमें प्रथम, ये कहते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से आते थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब भी अपने संसदीय विशेषाधिकारों का उपयोग करेंगे ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में करेंगे, मतलब आते हैं राज्यसभा से, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भी हिस्सा ले सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बस अंतर ये है कि लोकसभा में वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग राज्यसभा में नहीं करेंगे, ठीक है, बस ये अंतर होता है मंत्रियों में। अटॉर्नी जनरल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल के बारे में ध्यान रखना है, इनको सभी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है, इनको वोटिंग राइट्स है ही नहीं, ये वोटिंग कर ही नहीं सकते, ये देखो इनको तो सभी है, इनकी बात करें इनको सभी संसदीय विशेषाधिकार है, इनको अगर देखें तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा कि दोनों सदनों में जा सकते हैं, लेकिन ये वाला कम हो जाएगा कि ये केवल अपने ही सदन में वोट दे सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी की बात करें तो ये संसद के दोनों सदनों का कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं मंत्रियों की तरह, लेकिन ये वोटिंग राइट यूज नहीं कर सकते, वोट देने का अधिकार नहीं सकते। क्यों? सदस्य नहीं है, इसीलिए ये वोटिंग राइट के पास यही चीज किसके मामले में लागू होती है? महाधिवक्ता कानून। ये कहां पर हो जाएंगे? राज्य में। महाधिवक्ता महान्यायवादी शब्द नए तो नहीं लग रहे, महान्यायवादी कौन है? महाधिवक्ता कौन है? केंद्र सरकार का वकील होता है और महाधिवक्ता राज्य सरकार का वकील होता है। इस तरीके से ये भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, एक राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। आर्टिकल भी आपको बता दिया, ये कौन से में महान्यायवादी 76 में, ये कौन से हो जाएगा? आप बोलो 65 में हो जाएगा। चलो विकल्प तो मिलेंगे और नहीं भी मिलेंगे, थोड़ा लेकिन तुरंत एकदम बड़ा बात करेंगे, बड़ा बात नहीं पूरा करना है और वो भी खाली बोल करना है, ठीक है ना? 89 जो सब में लगा दीजिए, ठीक है? हाँ मेन में लगाने हैं, वरना पता क्या है अब तो सब में 89 लगा दो मिनट लगी बात। चलो एग्जाम को पता लग जाता है, एग्जाम को कुछ पता लग जाता है, आगे का आर्टिकल कई बार दे देता है, जस्ट उसके आगे का देखे लगे मुझे पता लगे क्वेश्चन की जैसे मैंने आपको दे दिया कि राष्ट्रपति राज्यपाल का महाधिवक्ता वो दे दिया, राज्यपाल का अध्यादेश दे दिया। आपने कौन से का पढ़ रखा है? 110 राष्ट्रपति का पढ़ रखा है, अपने अभी तुक्का मिलाते हैं, कौन सा लगाया? 89 और कितना बनेगा जाके 212 दिन बनेगा जाके, और क्वेश्चन आ गया कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का अध्यादेश दिया हुआ है? और विकल्प देगा इसमें कि 211 212 और 213 214। आप जो हाँ अरे 89 बोल रहे हैं, खाली 123 में 89 जोड़ो, कौन सा 212 का डॉलर उठा के बोल रहे हैं क्या ये क्वेश्चन सही करके चले जाए? ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सब में नहीं लगाना है, ठीक है? मेन आर्टिकल वहां पे लगाना जहां पे लग रहा है, लगभग आपको आर्टिकल बता देंगे। तो देखो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना है आपको कि संसदीय विशेषाधिकार किसको प्राप्त होते हैं, इन लोगों को संसदीय विशेषाधिकार हमारे प्राप्त है। अब ये ध्यान रखना है किसको प्राप्त नहीं होते, ठीक है? तो संसदीय विशेषाधिकार आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, तो संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते, ये पॉइंट तो ध्यान रखना। अब अगला इनके बारे में वो आर्टिकल ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल में संसदीय विशेषाधिकार दिए गए। तो संसदीय विशेषाधिकारों की अगर बात करें तो आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 और दूसरा कौन सा है? आर्टिकल 194। 89 जोड़ो, 105 पे 89 जोड़ो, कहां पहुंचे? कूद के सीधी 194 हो गया, ठीक है? 105 की अगर बात करें तो 105 में किसके विशेषाधिकार दिए हुए हैं? ये संसदीय विशेषाधिकार है। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है? ये ध्यान रखना है। अब 194 में इसमें क्या है? इसमें विधानमंडलों के विशेषाधिकार, विधानमंडलों के विशेषाधिकार आर्टिकल 7 को ध्यान। आर्टिकल 102 में क्या है? आर्टिकल 102
क्या है? ये चीज़ों को बताया है क्या है 102? और बताओ किसे पता है आर्टिकल 102? नहीं याद है? किसी को नहीं याद है? अच्छा, लाभ का पद बताया था। लाभ का पद कौन से आर्टिकल में? 102 में। लाभ का पद क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन का एक एग्जांपल है। तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर पूछे संसदीय डिस्क्वालिफिकेशन कौन से में है? 102 में है। सांसदों की अयोग्यताएं डिस्क्वालिफिकेशन कौन से मानी जाएंगी? 102 में। और यही डिस्क्वालिफिकेशन अगर आपसे राज्य के विधायकों के कुछ विधानमंडलों के तो आप जोड़ो कितने हो जाएंगे? 191। राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन है और 102 में क्या है? सांसदों की डिस्क्वालिफिकेशन। इनमें कंफ्यूज हो जाओ। 102 और 105 में कंफ्यूज हो। तो 105 में क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है। 104 में विधानमंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकार है। ये वाले विशेषाधिकार अभी में से छांट लो कि किसको किसको ये वाले विशेषाधिकार होंगे और किसको किसको ये वाले विशेषाधिकार होंगे। देखो, अगर संसदीय विशेषाधिकारों की अगर बात करें, किसको किसको प्राप्त होते हैं? जितने भी हमारे सांसद हैं, चाहे लोकसभा के और चाहे राज्यसभा के। अब ये लोग संसदीय विशेषाधिकार देख रहे हैं कौन कौन से हैं। हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों का ओवरव्यू देख रहे हैं कौन कौन से विशेषाधिकार है, अभी देखने के बाद। तो सांसदों को ये वाले विशेषाधिकार है। और देखो किसको प्राप्त हो जाएंगे? केंद्रीय मंत्री, केंद्र के जितने भी मंत्री होते हैं सबको ये संसदीय विशेषाधिकार 105 वाले प्राप्त होते हैं। तीसरा कौन सा? महान्यायवादी, महान्यायवादी इनको आर्टिकल 105 वाले संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त है। दोनों सेम, केवल आर्टिकल चेंज है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक, इसमें देखो ये वाले किसको किसको प्राप्त है? जितने भी विधायक हैं, चाहे हमारे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनको कौन से आर्टिकल के तहत विशेषाधिकार दिए गए? 194 के तहत। और अगर देखें जितने भी राज्यों के मंत्री होते हैं, राज्यों के मंत्री, इनको सबको 194 के तहत विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब तीसरा हमारा कौन सा? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता इनको भी कौन से विशेषाधिकार दिए गए? 194। यहाँ तक की बातें क्लियर? ठीक है, इसको इसी में उतार लेते हैं, ऐसे करके इसको उतार लेते हैं। आप देख लेते हैं कौन सा विशेषाधिकार। हाँ सर, क्वेश्चन ये पूछ ले कि महान्यायवादी को आर्टिकल 76 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। हाँ, तो आएगा तो विशेषाधिकार तो यही है, उसको विशेषाधिकार 176 के ही तहत दिए गए हैं। हाँ, मतलब जो प्राप्त है अधिकार वो बात कर रहे हैं। तो इनको महान्यायवादी को 105 के तहत विशेषाधिकार नहीं, विशेषाधिकार दिए गए 105 में। मतलब कौन कौन से विशेषाधिकार होंगे ये दिए गए 105 में। इनको 105 के तहत प्राप्त है, इनको 105 के तहत प्राप्त है, ये नहीं। ठीक है, 105 में विशेषाधिकार दिए गए, कौन कौन से विशेषाधिकार है। ठीक है, तो महान्यायवादी को दिए गए वो 76 के तहत दिए गए, महाधिवक्ता को दिए गए वो 165 के तहत दिए गए। इस तरीके का जो विशेषाधिकार वो दिए गए 105 194 कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, इसके बाद देखते हैं। हो गए? इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो। केवल अपने सदन, ठीक है, मंत्री वोट देने पर कौन सा? केवल अपने सदन, दूसरे सदन वोट नहीं दे सकते। और महान्यायवादी और महाधिवक्ता इन दोनों को वोटिंग राइट्स नहीं है। वोटिंग राइट्स नहीं। शाम को अपनी क्लास रहेगी, कंप्लीट रिवीजन रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से अब आगे जितना होता रहेगा सब कंप्लीट पूरा रहेगा।
मेन मेन सेक्शन ये बचे हुए हैं, इनको हम लोग आगे शामिल करते रहेंगे और पुराने चैप्टर को रिवीजन करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कंप्लीट होगा रहेगा। हो गया? ऊपर वाला हटा के ऊपर वाला? ऊपर चला। अब देखते हैं कौन कौन से विशेषाधिकार होते हैं। आर्टिकल ध्यान रखो, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194। केंद्र के आर्टिकल कौन से में? 105 में और राज्य के आर्टिकल 194। ठीक, अब देखें वो क्या हटा दीजिए पूरा, सब हो गया। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हमारे विशेषाधिकार हैं आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में करके। जितने भी विशेषाधिकार होते हैं इन सभी विशेषाधिकारों को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी क्या कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार। अगला कौन सा? संसदीय विशेषाधिकार। अब विशेषाधिकारों की बात करें आर्टिकल 105 और 194। ये जितने भी विशेषाधिकार होते हैं इनको हम लोग ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कुछ हमारे होते हैं इनको हम लोग कहते हैं सामूहिक विशेषाधिकार। सामूहिक विशेषाधिकार, कलेक्टिव प्रिविलेज, सामूहिक विशेषाधिकार। एक तो ये हो जाएंगे और दूसरे हमारे होते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार एक एक सांसद को, एक विधायक को प्राप्त होते हैं। हर सांसद को अपने अपने पर्सनली अधिकार प्राप्त होते हैं और जो सामूहिक रूप से प्राप्त होते हैं वो हमारे अलग है। देखो पहले व्यक्तिगत विशेषाधिकार देख लेते हैं कौन कौन से व्यक्तिगत विशेषाधिकार सांसद और विधायकों को प्राप्त होते हैं। पहला पॉइंट इसमें होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको प्राप्त है, हम लोगों को भी प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त है? एक के तहत प्राप्त है। तो इनको कौन सी स्पेशल प्राप्त है? अंतर क्या अंतर है? कुछ में हम सभी लोगों को अलग से दे रहे हैं। तो हमारी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके कई रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए, 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, किसी को अपराध करने नहीं उकसा सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, किसी देश के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित न हो जाए, ये सब मानहानि नहीं कर सकते, सब ऐसे करते। लेकिन सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल दो रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। पहला रेस्ट्रिक्शन होता है कि सदाचार, शिष्टाचार, शिष्टाचार का ध्यान रखें। शिष्टाचार का ध्यान रखें मतलब कि अगर कहते कुछ भी बोलो तो ये ना कि कुछ भी बोलो, तो थोड़ा सा भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखें, उल्टा सीधा गलती करके ना बोले, बस ये ठीक है। तो शिष्टाचार का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये तो ये रेस्ट्रिक्शन होता है। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? ये न्यायाधीश के, किसी भी न्यायाधीश के कार्यों पर, मतलब न्यायाधीश के कार्यों पर या न्यायाधीश के कार्यों की आलोचना नहीं करें। न्यायाधीश की आलोचना नहीं करेंगे तब तक जब तक उस न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया न हो। ठीक है, अगर किसी न्यायाधीश के रिमूवल का प्रस्ताव है तभी उस न्यायाधीश के खिलाफ बोलेंगे, अन्यथा न्यायपालिका के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर न्यायपालिका के खिलाफ बोलते तो क्या बोला जाता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। बता दो किस वर्ष लाया गया था? कई बार जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट आया था, भारत एक्ट का वर्ष पूछा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कब आया? विकल्प दे, विकल्प दे, विकल्प दे दो। छोटी सी बात, 1961, 1969, 1971 और 1981। कल भी ऐसे बनाए समझ में नहीं आ रहे कौन सा सही है। 1959 है दौरान का 60 वाला। और बताओ 81 ये वाला और ये लोग को ऐसा नहीं बता तो किसी ना किसी का तो सही हो जाएगा। क्या पता 61 सही हो? बताओ कौन सा है? हम लोग बोलो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट कितनी बार आया है? अब देख रहे कितनी बार आया और हर बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आया है। 1973 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 बनाया था
जो भी मन में है तुरंत बोलो, गलत बोलो सही सही बोलो, कुछ ही बोलो, गलत भी बोल दो तो सही करने में आप भाई, ठीक है। तो बोलो तो मतलब बोलोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस ही नहीं लेके आओ, कैसे करके अधिकारी बनने जा रहे हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस लेकर मैं आंसर के लिए तो बोलो कौन से लोग। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंटेंट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अगर न्यायाधीश की आलोचना करते हैं और वो न्यायाधीश ठीक ठाक ढंग से कार्य कर, अगर उनको हटाने की प्रक्रिया लंबित है तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये दो बातों का ध्यान रखेंगे। बाकी सभी मामलों में सांसदों विधायकों को विशेषाधिकार होते हैं जब तक वो अपने सदन की सीमा में, ठीक है। पर ये नहीं बाहर जाके कुछ भी बोले, जब तक विधानमंडल के अंदर या संसद के अंदर वो कुछ भी बोले उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई लागू नहीं कर सकते, लेकिन हम पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सदन से बाहर निकल के आएंगे तब नहीं कर सकते, तब कौन से अधिकार काम से गोवाले जो हम लोगों को प्राप्त है, ठीक। जब तक सदन की वैसे चार दीवारी है, इस सदन की चार दीवारी के अंदर जब तक रहेंगे तब तक केवल ये दो अधिकार, ये दो रिस्ट्रिक्शन, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। चाहे इनके बोलने से विदेशों के साथ संबंध खराब हो जाए तब भी उनके अभ्यर्थी रोक नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हम अगर बोल देंगे तो रोक देंगे, ठीक है। इस तरीके से तो ये तो ये विशेषाधिकार प्राप्त हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। स्पेशली ये एक सांसद और एक विधायक को प्राप्त होता है, सामूहिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। अगला जो और विशेषाधिकार कौन सा होता है, इनको गिरफ्त, जैसे मान लिया दो तरीके के केस बताए थे आपको, एक कौन सा, ये हमारा सिविल और दूसरा कौन सा क्रिमिनल। दो तरीके के केस बताए थे, सिविल और क्रिमिनल। अगर क्रिमिनल केस की बात करें, किसी व्यक्ति को क्रिमिनल केस में छूट दी गई है, कौन, राष्ट्रपति और राज्यपाल दो लोगों को दी। आर्टिकल तो याद करेंगे, आर्टिकल कहां से था, वो तो हाई सुप्रीम कोर्ट की अपील हो जाएगी 25-26 आर्टिकल ध्यान रखो भाई, आर्टिकल नहीं ध्यान रखो तो कैसे काम चलेगा। आर्टिकल ये तो संविधान है, जो कुछ है तो यही ध्यान रखना, यही वाला बोलने वाली थी। हाँ ये तो यही वाला बोलने वाली थी, आंसर तो पता ही निकलेगा ही नहीं, किताब में कहाँ है एकदम, ठीक है। आंसर तो निकलेगा ही। कौन सा आर्टिकल है, 361 है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनकी पदावधि के दौरान किसी प्रकार की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी संचालित नहीं की जाएगी। ये तो लिखा हुआ है पहले से, लिखे हुए बस पढ़ने की जरूरत है। ऐसे करके पढ़ा नहीं जाता है, खाली बार की तो हो सकता है, पढ़ा नहीं जाता है। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन सिविल मामलों में कोई छूट दी गई क्या, सिविल मामलों में से छूट नहीं दी गई। अब हम लोग देख लेते हैं संसदीय विशेषाधिकारों में। संसदीय विशेषाधिकारों की बात करें तो संसदीय विशेषाधिकारों में सांसदों विधायकों को इनसे छूट दी गई है, इनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी। अगर कोई क्राइम किया, किसी भी तरीके का कोई क्राइम किया तो किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार लागू नहीं होता है। लेकिन अगर कोई सिविल एक्टिविटी है तो सिविल एक्टिविटी में उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो वो क्या होता है, सदन की कार्यवाही से 40 दिन पहले, सदन की कार्रवाई से 40 दिन पहले और सदन की कार्रवाई के 40 दिन बाद किसी भी सिविल केस में किसी भी सांसद या विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। ये विशेषाधिकार प्राप्त होता है प्रत्येक सांसद और विधायक। आप बताओ किसी सिविल केस में इनको सामान्यतः अरेस्ट कर सकते क्या, नहीं कर सकते। किसी भी सिविल केस में इनको सामान्यतः अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सदन के शुरू होने से 40 दिन पहले और सदन सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद कितना समय हो जाता है, 80 दिन हो जाते हैं। लगभग 2.5 महीने मान लें, और 2.5 महीने अगला सत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो सिविल केस में सामान्यतः इनको गिरफ्तारी बनती ही, ठीक है। क्रिमिनल में ऐसे किसी प्रकार की कोई छूट प्राप्त नहीं होती है, किसी भी संसदीय विशेषाधिकार को क्रिमिनल एक्टिविटी में लागू नहीं करते। अगर किसी तरीके का कोई क्राइम करके आए तो तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, सांसद या विधायक जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में जेल में बंद रहे हैं, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर के एक आपको सांसद इंजीनियर राशिद, नाम सुना है, इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर के साथ बारामूला सीट से इस बार लोकसभा के लिए जुड़े गए और तिहाड़ जेल के साथ बंद, तिहाड़ जेल बंद है। अभी एक भाषण तो बड़ा फेमस हो गया, तो वायरल हुआ था, मैं लोकसभा में भाषण दिया था कि मैं 1.5 लाख रुपया खर्च करके केवल लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने आया, जमानत पे आए हैं, 1.5 लाख रुपया खर्च करके और लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने आया हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपया रोज खर्च करके लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकूं।
ठीक है, ये उनका भाषण बहुत बड़ी फेमस था, बहुत ज़्यादा वायरल था कि ये सत्र हमारा शुरू हुआ था तब का ये सत्र पहले दूसरे दिन की बात है। तो ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी में क्या है बंद है। ठीक है, और देखिए को मुख्तार अंसारी वगैरह सब लोग कैसे थे, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी में ही बंद थे, सांसद विधायक रहे थे। ठीक है, वो बात और है कि यहाँ अभी दो सिद्ध नहीं हुआ था, इसीलिए इनकी सांसदीय विधायक नहीं कि क्योंकि जैसे मैंने कुछ मामले ऐसे होते हैं कि कोई गंभीर प्रकृति का मामला है तो उसमें गिरफ्तारी हो जाती है, जांच होती रहती है, ऐसे ही उनके आरोप लगे, गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में बंद है और पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तब सिद्ध दोष ठहराया जाएगा, तब जाके सांसदीय विधायक इस तरह की चीज। तो ये हमारे सिविल और क्रिमिनल केस की बात करें तो किसी भी सांसद विधायक को सिविल केस में 40 दिन पहले या 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अभी यहाँ दूसरा सिविल केस में गिरफ्तारी होती है, सिविल केस में भी गिरफ्तारी होती है, बस सिविल केस में उनको गिरफ्तारी की जाएगी, उसका दंड के रूप में क्या दिया जाएगा, वो जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तारी तो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो दंड के रूप में क्या किया जा सकता है, जुर्माना बोला जा सकता है। अगर जुर्माना कोई ना भरे तो जेल जाएंगे। ठीक है, तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा और जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर सिविल केस में किसी तरीके का जो जुर्माना बोला गया है वो ना चुकाया गया तब ठीक है, इन लोगों को ऐसे ही केस में छूट प्रदान की गई, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और अगर देखो अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में गवाही देनी हो, किसी मामले में गवाही देनी हो और उस दौरान अगर सत्र चल रहा है, सत्र चल रहा है तो गवाही देने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ेगी। पीठासीन अधिकारी की अनुमति यानी कि सदन की अनुमति के बिना किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी मामले में गवाही देने के लिए लेके नहीं जा सकते। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार छोटे मोटे होगा, बहुत बड़े विशेषाधिकार होगा, बड़े होंगे तो मान लो गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो और चाहे कुछ भी बोले, ठीक है, कुछ भी बोले केवल दो का क्या करें, एक तो उल्टा सीधा शब्दावली यूज ना करें। अब ये नहीं कि कुछ भी बोलने कह दिया तो कुछ भी बोल रहे, बस थोड़ा सा शिष्टाचार का ध्यान रखें, भाषा शैली का अपना ध्यान रखें, एक ये और दूसरा कंटेंट आप कोट नहीं कर सकते, बाकी कुछ भी बोले। ठीक है, तो ये किसको प्राप्त होते हैं, सभी सांसदों और विधायकों को, ये व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं 3 विशेषाधिकार। ठीक है, तीनों लोगों का सांसदों के व्यक्तिगत विशेषाधिकार, सांसदों या विधायकों व्यक्तिगत विशेषाधिकार, व्यक्तिगत, इसमें देखो पहला पॉइंट, सभी सांसदों एवं संसदीय विशेषाधिकारों में, सभी संसदीय विशेषाधिकारों में, संसदीय विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है, शामिल होती है। अगला पॉइंट, संसदीय विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसदीय विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है, शामिल होती है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 105, इसीलिए तो संसदीय विशेषाधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है। अगला पॉइंट, अनुच्छेद 105 और 194, अनुच्छेद 105 और 194 की ये एक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194 की ये एक स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(a), हाँ, अनुच्छेद 105 और 194, हाँ, अनुच्छेद 105 और 194 की यह स्वतंत्रता, की यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) से अलग है, अनुच्छेद 19(1)(a) से अलग है। किस तरीके से अलग है, मतलब अनुच्छेद
देखिए 105 में और 194 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसी कहाँ दी गई है? 19 में दी गई है। ऐसी कहाँ दी गई है? 19 में दी गई है। लेकिन 19 की अलग है और ये वाली स्वतंत्रता हमारी अलग है। अंतर क्या है? यहाँ पर आपको बताया था 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और यहाँ पर कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं? 2 प्रकार के लगाए गए। इसीलिए जो अलग है। अगला पॉइंट देखो, संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत, अगला देखो, संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत, संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदन की कार्यवाही के दौरान या सदन की सीमाओं के अंदर, संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदन की सीमा के अंदर, सदन की सीमा के अंदर जनप्रतिनिधि, सदन की सीमा के अंदर जनप्रतिनिधि अभिव्यक्ति की आजादी का, अभिव्यक्ति की आजादी का, सदन की सीमाओं के अंदर जनप्रतिनिधि अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा प्रयोग करते हैं, पूरा प्रयोग करते हैं। जनप्रतिनिधि अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा प्रयोग करते हैं। उन पर सिर्फ दो, उन पर सिर्फ दो युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस पर सिर्फ 2 रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस या युक्त निर्बंधन लागू होते हैं। उन पर सिर्फ 2 युक्त निर्बंधन लागू होते हैं। नंबर 1 युक्त रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ये लिखा, हाँ ये लिखा युक्त निर्बंधन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, सिर्फ 2 युक्त निर्बंधन लागू होते हैं। यहाँ पर कितने लागू हो रहे हैं? 8 लागू हो रहे थे, यहाँ पर कितने लागू होते हैं? यहाँ पर 2 लागू होते हैं। पहला कौन सा? नंबर 1 शिष्टाचार का ध्यान रखिएगा। नंबर 1 शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे। नंबर 2, नंबर 1 शिष्टाचार का ध्यान रखेंगे। नंबर 2 न्यायपालिका की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायपालिका की अवमानना नहीं करेंगे, न्यायपालिका की अवमानना नहीं करेंगे। अगला पॉइंट, दूसरा विशेषाधिकार कौन सा होगा? सदन की कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से 40 दिन पहले, सदन की कार्यवाही से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, सदन की कार्यवाही के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को, किसी भी सदस्य को सिविल मामलों में, किसी भी सदस्य को सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यहाँ पर बता दो, ये 40 दिन वाला कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले कॉन्सेप्ट 60 दिन का आया था। 60 दिन का कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट आया? क्या था 60 दिन वाला? और जब 60 दिन वाला आया उस समय में 40 दिन वाला बताया था, समझा ना?
40 दिन बाद 60 दिन बढ़ा था, 60 वाले में क्या होगा 60 दिन। अगर कोई सदस्य अगर कोई सदस्य लगातार सदन की कार्यवाही से 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। बस इस पे ये तो मेरे ख्याल से कल परसों भी आया है, उस समय भी आया था, अर्थात कल परसों क्या है, ये 60 दिन में अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया है इस पे डिसीजन कौन लेता है, इस पे डिसीजन कौन लेगा। कोई सदस्य अगर 60 दिन तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है और उसका डिस्क्वालीफाई करने की अगर बात आए तो इस पे डिसीजन कौन लेगा। सही है, हमें नहीं पता पीठासीन अधिकारी आपका राज्यपाल। और बताओ पीठासीन अधिकारी और हाईकोर्ट के न्यायाधीश। वो निर्वाचन से रिलेटेड बात 3 तरीके का आपको कॉन्सेप्ट बता दे कि अगर कहीं पे निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है, ठीक है, निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तब डिसीजन कौन लेगा, तब हाई कोर्ट लेगा, ठीक है। अगर ये वाली सिस्टम में अगर कोई डिस्क्वालीफाई हो गया है तो डिसीजन कौन लेगा, राज्यपाल डिसीजन लेगा, इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर डिसीजन लेगा। और अगर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई हो गया है तब डिसीजन कौन लेगा, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेगा, पीठासीन अधिकारी निर्णय लेगा। 3 परिस्थितियां बताई और तीनों का अपना ध्यान रखना है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए तब डिसीजन कौन लेगा, तब डिसीजन राज्यपाल लेगा, इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर। निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो डिसीजन कौन लेगा, हाई कोर्ट लेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो डिसीजन कौन लेगा, पीठासीन अधिकारी डिसीजन लेगा। अगर किसी सांसद या विधायक को अपना पद खाली करना है यानी कि इस्तीफा देना है तो इस्तीफा को अपना किसको सौंपता है, किसको सौंपेगा, राज्यपाल। सही है। और अगर कोई सांसद या विधायक अपना पद छोड़ना चाहे तो अपना इस्तीफा किसको सौंपते, बार-बार वही कॉन्सेप्ट रिपीट होके आता है, आपको ध्यान दीजिए। जो बता रहे इतनी बार कह रहे हैं कि ये जो अपना अलादीन का चिराग घिसो, लेकिन अलादीन का चिराग कभी नहीं घिसोगे, अलादीन का चिराग ऐसे बेचारा पड़ा रहता है जाके और उसमें धूल आती रहती है, घर पर बैठे घिसो इसको तभी तो जीव निकल के आएगा। क्या पूछेगा हुकुम मेरे यहाँ का, तब पूछेगा लेकिन कसम खा रहे कि ना बताइए एक बार मीटिंग है लोकसभा अध्यक्ष को, सही है, यानी कि पीठासीन अधिकारी को, सही है, सही है। और मंत्री का इस्तीफा किसको देते हैं, मंत्री का इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और राज्य का होगा तो राज्यपाल। तो वो मंत्री इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल को, सदस्य इस्तीफा देंगे अपने पीठासीन अधिकारी, ठीक है, सदस्य का इस्तीफा पीठासीन अधिकारी को देते हैं। कल और चीज आई थी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के ही अगर लोग देख लें, मानिए विधानसभा का अध्यक्ष है और विधानसभा का उपाध्यक्ष, ये ध्यान रखना है कौन किसको इस्तीफा सौंपता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को अपना पद खाली करना है इस्तीफा किसको सौंपेगा, इस्तीफा किसको सौंपेगा, विधानसभा अध्यक्ष को अगर अपना पद खाली करना है किसको, अगर अध्यक्ष को अपना पद खाली करना है तो इस्तीफा सौंपेगा, किसको, उपाध्यक्ष को। सही है। अगर अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना है उपाध्यक्ष को सौंपेगा, नहीं तो किसको सौंपेगा, सही है, नहीं सही सही बताया। अध्यक्ष अगर इस्तीफा सौंपेगा किसको सौंपेगा, ठीक है। अब आगे की सुनो, आगे की पूछने जा रहे हैं। जैसे मानिए लोकसभा का हमने एग्जाम्पल ले लिया, हमने मान लिया लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा अध्यक्ष को अगर पद त्याग करना है तो अपना इस्तीफा किसको देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। मान लिया लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली, ठीक है, उपाध्यक्ष है भी नहीं, किसी का कहां से लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद खाली है तब अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा, उनके द्वारा नियुक्त करके पैसे सौंपेगा किसको। जैसे मान लिया ऐसे समझो, वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है, हमें सामान्य परिस्थिति में मानते हैं कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष है तो अपना इस्तीफा सौंपना हो तो लोकसभा अध्यक्ष का इस्तीफा किसको सौंपेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, उपाध्यक्ष को सौंप देंगे। ये सिस्टम चलता है। तुम भैया हमें दे दो, इस तरीके ये अपना इस्तीफा इनसे ले लेंगे, अपना इस्तीफा इनसे ले लेंगे। लेकिन मान लिया अध्यक्ष अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, उस समय उपाध्यक्ष का पद खाली है, उपाध्यक्ष कोई है ही नहीं,
तब अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? न्यायाधीश को, राज्यपाल मतलब केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा की बात कर रहे हैं तो केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपेंगे। बताओ आपको, कोई लोग बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खाली क्या करोगे इस दिमाग का थोड़ा यूज कर लो, या और किसी काम में लगाना है, और किसी काम में लगाना, उसी काम में लगाना। किसको सौंपेंगे अपना इस्तीफा? का उपाध्यक्ष का पद खाली होगा। अब ये इस्तीफा लोकसभा के महासचिवालय, जो लोकसभा का सचिवालय होता है, उसके नियमों के अनुसार ये किसको सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को। ये किसी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, ये लोकसभा सचिवालय के नियमों में लिखा हुआ है। अगर वो उपाध्यक्ष का पद खाली है तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और यही सिचुएशन कहाँ आ जाएगी? राज्य में आ जाएगी। अगर विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपना है तो किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को। अब पता लगा उपाध्यक्ष पहले इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है, तब किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। ये राज्य विधानमंडल के सचिवालय के नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। हर चीज संविधान में नहीं लिखी होती है, ठीक है, हर चीज हमारे संविधान में नहीं लिखी है। कुछ चीजें संसद और विधानमंडल के ऊपर भी छोड़ी गई है। कैसा काम कौन करे? संसद विधानमंडल नियम बनाए। तो अब ध्यान रखो, अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। अगर उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो किसको सौंपेंगे? राज्यपाल को, केंद्र में राष्ट्रपति, ठीक है। तो कौन अपना इस्तीफा किसको सौंपता है ये बढ़िया तरीके से ध्यान रखिए। चलो ये वाला हो गया। तीसरा पॉइंट वाला लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो। यदि सदन में सत्र की कार्यवाही, यदि सदन में सत्र की कार्यवाही चल रही है, यदि सदन में सत्र की कार्यवाही चल रही है तो सदन की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति मतलब पीठासीन अधिकारी की अनुमति, ठीक है, तो सदन की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को सदन की अनुपस्थिति की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को किसी भी मामले में गवाही देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता। सदन की अनुमति के बिना किसी भी मामले में गवाही देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता, ठीक है। कोई प्रक्रिया चल रही है, कोई मुकदमा वगैरह कुछ भी है और वहां पर अगर सांसद या विधायक की गवाही लेनी है तो उसके लिए पुलिस को क्या करना पड़ेगा? पहले पीठासीन अधिकारी की अनुमति ले, पीठासीन अधिकारी की अनुमति मतलब सदन की अनुमति ले, उसके बाद उसको बुला सकते हैं, अन्यथा नहीं बुला सकते। तो छोटे मोटे अधिकार हो, बहुत बड़े अधिकार हो, और ये तो इंडिविजुअली प्राप्त है, एक सांसद को प्राप्त है। कुछ हमारे सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं। सामूहिक विशेषाधिकार देखो, सबसे मेन विशेषाधिकार कौन सा होता है? पहला मेन विशेषाधिकार होता है इनको सिविल प्रक्रिया की शक्तियां दी जाती है। सिविल शक्तियों का मतलब होता है कि किसी भी तरह के सिविल मामले में कोई भी सांसद या विधायक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करवा सकता है, ठीक है। छोटा मोटा अधिकार होगा, बहुत बड़ा अधिकार हो गया, बहुत बड़ा अधिकार होगा। जैसे मान लिया किसी सांसद या विधायक के विशेषाधिकारों का उल्लंघन हो गई है। विशेषाधिकार का मतलब ये हो गया, दो तरीके के होते हैं, आप लोग देखेंगे। हमारा कौन सा है? प्रशासन। और प्रशासन के साथ में कौन काम करता है? शासन, ठीक है। तो चीजें काम करती है, प्रशासन और शासन। प्रशासन में कौन आ जाती है? ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी। जैसे जो भी आप लोग पहले तैयारी कर रहे हैं, आप लोग कल प्रशासनिक अधिकारी हो जाए तो कौन से ब्यूरोक्रेसी में शामिल की जाएगी। लेकिन जो शासन होता है इसमें कौन आ जाते हैं? इसमें जनप्रतिनिधि आ जाते हैं, जनप्रतिनिधि। भारत में जो हमारा लोकतंत्र अपनाया गया है वो कैसा? वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं, कैसा? इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। मतलब ये होता है कि लोगों का जो शासन चलाया जाता है वो एक कैंडिडेट वोट भेज देते हैं और वही कैंडिडेट क्या करता है? सदन में हमारी बात रखता है। तो वहां पर अगर एक कैंडिडेट हमारा सदन में बोल रहा है तो उस एक कैंडिडेट की आवाज नहीं है, उसके पूरे के पूरे निर्वाचित क्षेत्र की आवाज मानी जाती है। तो सीधी सी बात है, ये जनप्रतिनिधि
भी पब्लिक के अनुसार कार्य कर रहे हैं और ये कौन है, ये भी पब्लिक के अनुसार, लेकिन ये भी पब्लिक के सेवक है। तो ये जो होते शासन के कंट्रोल में काम करते हैं, ठीक है। प्रशासन, भारत में प्रशासन हमेशा शासन के कंट्रोल में काम करेगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे ये विधायक है, ये विधायक है और पता लगे उन्हीं क्षेत्र में कौन हो गया, एसडीएम है, ठीक। तो एसडीएम किसके कंट्रोल में काम करेंगे, विधायक के कंट्रोल में काम करेंगे। अगर विधायक को किसी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो एसडीएम को जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी। तो शासन प्रशासन को कंट्रोल करके रखता है। शासन नीतियां बनाएगा, उनको लागू कौन करेगा, प्रशासन उनको लागू करेगा। तो अगर कहीं पर किसी भी सांसद या विधायक के इन विशेषाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, कोई भी व्यक्ति भी अगर विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति पर सिविल कार्रवाई करने का अधिकार होता है उस सांसद या विधायक को। ये सामूहिक रूप से सभी को प्राप्त होता है। और अगर देखिए और कौन सा सामूहिक विशेषाधिकार, उसको सदन को क्या करने का अधिकार होता है, सदन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को गुप्त कार्यवाही के रूप में संचालित करने का अधिकार, संचालित करने का अधिकार। मतलब होता है जैसे उसके साथ मोदी ने पूछा था कि लोकसभा या विधानसभा में जाके बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, पूछा था उसने। तो क्या होता है कि दर्शक दीर्घा होती है, सभी लोग जाते हैं आराम से लोकसभा या विधानसभा की कार्यवाही देख सकते हैं। अब ये नहीं विधायक की कुर्सी पर जाके बैठ जाए, ये नहीं कर सकते। अलग से दर्शक दीर्घा में जाके बैठ के देख सकते हैं, वो ओपन कार्यवाही नहीं चल रही। लेकिन अगर सदन ने किसी कार्यवाही को गुप्त कार्यवाही घोषित कर दिया तो वहां से दर्शक दीर्घा खाली करा देते हैं, ठीक है, तब नहीं देख सकते कोई। इसको बोलते हैं अब ऐसा अधिकार होता है सदन के पास, ठीक है। सदन के पास ऐसा अधिकार होता है, किसी भी कार्यवाही को क्या कर सकते हैं, गुप्त कार्यवाही को संचालित कर सकते हैं। और देखो कौन सा विशेष अधिकार होता है, सदन की किसी भी कार्यवाही को, किसी भी कार्यवाही को प्रकाशन से बाहर करने का अधिकार, प्रकाशन से बाहर करने का अधिकार। ये देखो क्या होता है, कई बार हम लोग संसद में या फिर विधानमंडल की बहस सुनते होंगे तो वहां पर मान लिया कभी किसी नेता ने कुछ गलत बोल दिया किसी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके से कुछ गलत बोल दिया, उसके बाद हंगामा हो गया किसी से, हो जाता है कई बार। ऐसे में उसके बाद वो क्या करेंगे, वो नेता को क्या कहते हैं कि हमारे इस शब्द को हम अपने शब्द वापस लेते हैं, क्या बोलते हैं कि हम अपने शब्द वापस लेते हैं और हमारे शब्द सदन की कार्यवाही का हिस्सा ना माना जाए। ऐसे कई बार बोलते थे कि सांसद जी विधायक ने तो सदन अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन क्या कहते हैं कि एक बार जुबान से शब्द चला गया या बाहर से मतलब जो निकल गया ढंग से वो वापस ले रहा, बोलते से बार नहीं बोलते। लेकिन इन लोगों को ऐसा नहीं करता, ये क्या कर सकते हैं, अगर कुछ बोला गया जो भी सांसद या विधायक बोलते हैं उस सबको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ये तो उन्होंने एक बार भाषण में बड़ा सदन में बोला था कि केंद्र के द्वारा 1 रुपया अगर भेजा जाता है, ठीक है, तो नीचे तक आते आते कितना रह जाता है, 15 पैसा रह जाता है। ये उनका भाषण है, रिकॉर्ड में कि अगर संसद के केंद्र के द्वारा सरकार के द्वारा 1 रुपया भी अगर जन कल्याण के लिए भेजा जाता है तो नीचे तक आते आते कितना रह जाता है, 15 पैसा रह जाता है पब्लिक के लिए, 85 पैसा भ्रष्टाचार के लिए चल जाता है। ये राजीव गांधी का संसद में किया गया भाषण था, उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा गया था। तो आज समझ उन्होंने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि हाँ इसमें सरकार के पक्षी को मिला रहे। बताइए आज जब भी उनके अपोजिट विपक्षी दलों को कुछ उनके खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलना होता है तो यही वाला यूज करते हैं। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था, सोचो उस समय भ्रष्टाचार के सूत्र मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये सदन के प्रकाशन में शामिल है, तो अगर उसी समय इसको प्रकाशन से हटा देते तो और नहीं हो पाते, ठीक है। इस तरीके तो अगर संसद में कोई बात कही गई है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, कुछ भी हो गई, हो जाता है, तो ऐसे में उसको कार्रवाई से प्रकाशन से बाहर करवाने का अधिकार होता है सदन को सामूहिक। ये हमारे हो जाते हैं संसद के सांसदों के कुछ विशेषाधिकार। तो कुछ हमारे सामूहिक विशेषाधिकार और कुछ कैसे होते हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार। ये ऐसे होते सामूहिक विशेषाधिकार, ये भी रहते सामूहिक विशेषाधिकार। इसे देखो पहला पॉइंट, सामूहिक विशेषाधिकार पहला पॉइंट लिखो, ऐसे करके लिखो पहला पॉइंट लिखो, इसको थोड़ा सा करके लिखो, सामूहिक विशेषाधिकार पहला पॉइंट लिखो। संसदीय विशेषाधिकारों में, संसदीय विशेषाधिकारों में
सभी सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकारों में सभी सदस्यों को संसदीय विशेषाधिकारों में सभी सदस्यों को सिविल कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त होती है। सिविल संसदीय विशेषाधिकारों में सभी सदस्यों को सिविल कार्यवाही करने की शक्तियां प्राप्त होती है। नंबर 2, सदन की कार्यवाही को गुप्त कार्यवाही के रूप में संचालित करना। नंबर 3, किसी भी कार्यवाही के गुप्त कार्यवाही के रूप में संचालित करना। तीसरा पॉइंट, किसी भी कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का अधिकार। ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं संसदों के सामूहिक विशेषाधिकार और या संसदीय के संसदों के व्यक्तिगत। ठीक है, आपका संसद का और केंद्र और राज्यों के विधान सभा जो भी सिस्टम था ये इनका कंप्लीट हो। ठीक है, ये इनका रोक लेते कल हम लोग केंद्र और राज्य संबंध कल स्टार्ट करेंगे।